वीडियो के इस अंक में हम चर्चा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश का जो बसपा का वोट बैंक है वह इंडी गठबंधन और समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। पिछले लोकसभा इलेक्शन में जो रिजल्ट सामने आया उससे इस बात को बल मिलता है कि जो दलित वोट बैंक जो बसपा का मूल आधार हुआ करता था वह खिसक कर कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन और समाजवादी पार्टी की झोली में चला गया है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। मैं वीके वत्स। जो बसपा का वोट बैंक उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक था, जो बसपा के सत्ता का आधार हुआ करता था, वह धीरे धीरे खसक कर पहुंचा है। पिछले लोकसभा इलेक्शन में जो रिजल्ट सामने आया है वह पहुंच गया इंडी गठबंधन के पास, यानी कि समाजवादी पार्टी के पास। समाजवादी पार्टी ने विभिन्न दलों को मिलाते हुए इस बार जो लोकसभा इलेक्शन लड़ा था उसमें उनका पीडीए का फार्मूला और पीडीए का जो एक मंत्र था वह लेकर चली थी समाजवादी पार्टी, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को एक मंच पर लाने की कोशिश की थी। तो यह मैसेज जो समाजवादी पार्टी देने की कोशिश की थी दलित वोट बैंक की तरफ, यह कारगर हुआ और यह कामयाब हुआ। लोकसभा जो कि लोकसभा 18वीं लोकसभा का जो रिजल्ट आया उससे यह समझ में आया। इसके पहले दलित वोट बैंक अपने को समाजवादी पार्टी के पिछड़े यानी एम वाई समीकरण का प्रतिद्वंदी मानकर चला करता था और समाजवादी पार्टी सपा और बसपा में कांटे की टक्कर रहती थी। लेकिन पिछले इलेक्शन में जिस तरीके से इंडी गठबंधन ने बहुत ही मजबूती के साथ आरक्षण और संविधान का मुद्दा उठाया, उससे जो उत्तर प्रदेश का जो दलित वोट बैंक था उसका विश्वास मायावती की पार्टी से घटकर समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन की तरफ चला गया, क्योंकि उस वोट बैंक को बहुजन समाज पार्टी बसपा की जो धरातल पर जो राजनीति थी वह कमजोर नजर आ रही थी और उसको इस बात का डर लग रहा था, जैसा कि विपक्ष के द्वारा बीजेपी पर आरोप लगाया गया था कि यह आरक्षण समाप्त कर देगी, यह संविधान में बदलाव कर देगी। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो 22% वोट बैंक होता है वह सरक कर अखिलेश यादव के साथ चला गया। तो अभी हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि 4 बार की मुख्यमंत्री रही बसपा सुप्रीमो मायावती की राजनीति में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में किसी समय एक धमाकेदार एंट्री हुई थी और दलितों की एक बहुत बड़ी उम्मीद बनकर सामने आई थी और 4 बार मुख्यमंत्री रहकर उन्होंने दलित राजनीति को और दलित वोट बैंक को काफी मजबूत भी किया था। एक जमाना था जब उनकी इस सफलता को देखते हुए जब बड़े बड़े कार्यक्रम बसपा के होते थे लखनऊ में, और ऐसे कार्यक्रम में पूरे भारत के जो दलित संगठन हैं, जो थोड़ी बहुत जो जगह जगह अन्य राज्यों में दलितों की जो पार्टियां हैं, उनकी तरफ से बहन मायावती का बहुत जबरदस्त सम्मान किया गया था। उनको नोटों की माला पहनाई गई थी। उन्हें दलितों का एक बहुत बड़ा नेता और एक बहुत बड़ी उम्मीद के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया गया था और इस तरीके से बसपा ने लगभग 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकारें बनाई और यहाँ पर दलितों का और दलित वोट बैंक का मनोबल काफी बढ़ाया। लेकिन पिछले कुछ समय से जो बसपा की खासकर जो बहन कुमारी मायावती जी की जो राजनीति में जो स्थिति दिख रही है, उन्होंने अपना उत्तराधिकार या अपनी शक्ति का विकेंद्रीकरण पार्टी में न कर सारी शक्ति अपने पास रखी और जो आखिरी बार जो उत्तर प्रदेश की सत्ता में बसपा सरकार बनाई थी वह 2007 से लेके 2012 तक थी। उसके बाद 2012 के बाद से लेके 2024 के बीच में जिस तरीके से जो बसपा की जो स्थिति दिख रही है उसमें काडर जो बसपा के हैं वह उनमें काफी बिखराव आ गया है, वह काफी बिखर गए हैं और जो इनके जो गिने हुए जो चोटी के जो नेता होते थे, जो बसपा के महत्वपूर्ण नेता होते थे, वह भी विभिन्न पार्टियों की तरफ रुख कर गए या कहीं ना कहीं प्रभावहीन या निष्क्रिय हो गए। तो जब ऐसी स्थिति होती गई तो जो वोट बैंक जो था वह भी गुमराह होता गया, उसके अंदर भी विश्वास की कमी आती गई और वह विश्वास की कमी उनको या तो बीजेपी की तरफ जान लेती गई या फिर
उनकी उनकी उम्मीद जो जगी वो इंडी गठबंधन के खासकर समाजवादी पार्टी के जो पीडीए का जो फार्मूला था, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी काफी बदलाव किया जगह जगह अपने उम्मीदवारों को, और अपने जो अध्यक्ष थे, जिलाध्यक्ष थे, उनमें भी जातियों के समीकरण को साथ देते हुए, पीडीए के फार्मूले को साथ देते हुए जो बदलाव किया, उसका फायदा समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दिया कि किस तरीके से जो दलित वोट बैंक था वह बसपा से हटकर जो कभी बीजेपी की तरफ भी मूव कर जाता था, वह समाजवादी पार्टी की तरफ आ गया, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि सपा और बसपा में जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, जो 36 का आंकड़ा चलता है, उसका नतीजा चुनावों में इस तरीके से आता था कि जहां बसपा कमजोर होती थी, वहां बसपा के वोटर बीजेपी को चुनते थे। लेकिन पिछले लोकसभा इलेक्शन में जो विपक्ष का जो एक नैरेटिव छेड़ा गया था आरक्षण और संविधान को लेकर, उसमें ये वोट बैंक जहां बसपा से ना उम्मीद हो रहा था, वहीं यह बीजेपी की तरफ न जाकर यह पूरी तरीके से सपा की तरफ चला गया। तो यह एक बहुत बड़ा संकेत था, यह एक बहुत बड़ा बदलाव था जो अभी तक देखने को नहीं मिलता था, और यह वोट बैंक खसक कर जब सपा की तरफ गया तो यह सपा की, समाजवादी पार्टी की ताकत के रूप में सामने आया, और इसी का नतीजा हुआ कि सीटों में, लोकसभा सीटों की संख्या में समाजवादी पार्टी को काफी उछाल देखना पड़ा, और यह समाजवादी पार्टी के आत्मबल और मनोबल को बढ़ाने में भी कारगर साबित हुआ, और इसी का नतीजा है कि समाजवादी पार्टी आगामी इलेक्शन के लिए बहुत उत्साहित है और उसका मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। और जहां आप देखेंगे बसपा की जो राजनीति है इस समय धरातल पर प्रभावहीन और शून्य दिखाई देती है। ज्यादातर जो बयानों के माध्यम से जो दहाड़ देखने को मिलती है, मायावती की सारी दहाड़ सिर्फ इंटरनेट मीडिया एक्स पर दिखाई देती है, और इनका काडर, इनके नेता जिला वाइज अगर आप देखें, नगर वाइज देखें, तो पूरे प्रदेश में कहीं मुद्दों की लड़ाई लड़ते नहीं दिखाई देते, कहीं टीवी चैनल पर प्रभावशाली तरीके से अपनी पार्टी का पक्ष नहीं रखते। तो इससे एक बात समझ में आती है कि बहुजन समाज पार्टी जो एक समय में उत्तर प्रदेश में दलितों की एक बहुत बड़ी उम्मीद बनकर चल रही थी, और दलितों का बहुत मनोबल ऊपर किया, सामाजिक स्थिति में उनके बदलाव, सुधार आया, और उनका जो दबदबा था समाज में काफी उसमें सुधार आया। तो जो बहुजन समाज पार्टी थी, क्या कारण है कि बहुजन समाज पार्टी की आज यह स्थिति हुई, और इस स्थिति के साथ साथ ऐसा लगता है जैसे बसपा अपने अवसान की तरफ है, यानी अपने पतन की तरफ है। और इसी का नतीजा सामने आ रहा है कि इसे जो जो बदलाव समाजवादी पार्टी ने किया है, पीडीए फार्मूला को लेकर किया है, इसकी वजह से ये फार्मूला समाजवादी पार्टी का काफी कामयाब रहा है, और जो दलित वोट बैंक है उसका विश्वास प्रभावहीन हो रही बसपा से घटकर समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया है। तो इस पर इस पर बसपा की अब क्या रणनीति होगी? बसपा को यह धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि जमीन पर उसकी निष्क्रियता, उसके काडर का, जो 2012 के बाद जब सरकार बनाने का मौका नहीं मिला, तो उसके बाद सत्ताहीन हो चुकी बसपा के काडर के बीच में आत्मविश्वास की कमी आ चुकी है बसपा को लेकर, और यही कारण है कि वह अब अपना रास्ता तलाश रहे हैं कि उनको किधर वोट देना है, उन्हें अपनी वजूद को मजबूत रखने के लिए किधर जाना है, राजनीतिक वजूद को मजबूत रखने के लिए किधर जाना है। तो इनको वो बसपा का जो बड़ा वोट बैंक, जो 22% जनसंख्या होती है जो अनुसूचित जाति जनजाति के उत्तर प्रदेश में, यह इसका विश्वास समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ा है। तो अब बसपा को जब यह एहसास होने लगा कि उसका वोट बैंक सरक रहा है और वहां जा रहा है जो इनकी खास प्रतिद्वंदी पार्टी होती है, तो इसको देखते हुए बसपा ने अपनी कुछ नीतियों में सुधार किया। पिछले लोकसभा इलेक्शन में जहां नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, और कुछ नाराजगी के बाद उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया था। बाद में मायावती को एहसास हुआ कि एक ऊर्जावान नौजवान के रूप में पार्टी को एक नेता की जरूरत है, और अंदर से भी कुछ ऐसी मांग उठी, जिसके बाद आकाश आनंद को उन्होंने फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर फिर से पार्टी में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की।
तो क्या बसपा एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जिसका जो लगातार पतन की तरफ है? एक वो पार्टी जिसका उदय जब उत्तर प्रदेश में हुआ था तो एक मजबूत पक्ष और विपक्ष की जो राजनीति थी उसमें एक पार्टी का अभ्युदय हुआ था बसपा के रूप में। और कांशी राम जो कि इस पार्टी के बसपा के मुख्य प्रवर्तक रहे, संस्थापक रहे और मार्गदर्शक भी रहे। तो इन्होंने इन्होंने बसपा को लास्ट समय में अपने जब जीवन का अंत समय था तो उन्होंने एक संदेश दिया था, एक मंत्र दिया था कि आप लंबे समय तक राजनीति में बने रहने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का आपको अनुसरण करना होगा। सोशल इंजीनियरिंग को आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि आप अपनी जाति की लड़ाई तो लड़ सकते हैं लेकिन लंबे समय तक राजनीति में टिके रहने के लिए इसे अपनाना होगा। और जितने इलेक्शन आप लड़ेंगे राजनीतिक रूप से उतने मजबूत होते जाएंगे। जमीन पर मुद्दों की लड़ाई जितनी लड़ी जाएगी उतना जनता और काडर के बीच में विश्वास बढ़ेगा। और इस समय मायावती की जो अधिकतम राजनीति जो दिखती है, बसपा सुप्रीमो की जो राजनीति दिखती है, वह ज्यादातर वर्चुअल जो प्लेटफॉर्म है उसी पर दिखाई देती है। जमीन पर मुद्दों की लड़ाई न होने की वजह से या बसपा सुप्रीमो की अपनी जो एका शक्ति को एक शक्ति का एकाधिकार रखने के कारण जो अन्य नेताओं को ऐसा फील हुआ कि उत्तराधिकार या डिसीजन मेकिंग में कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने जो जो बसपा के जो महत्वपूर्ण नेता थे उन लोगों ने अपने राजनीतिक करियर को और राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित पाते हुए दूसरी पार्टियों का रुख किया या वह ऐसा फील करते हुए निष्क्रिय हो गए। तो एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि बसपा सुप्रीमो सारी पावर अपने पास रखती हैं। बहुत ही जल्दी वह किसी को टर्मिनेट करती हैं या बहुत ही डिसीजन लेने में बहुत समय लगता है। यह कारण भी हो सकता है कि बसपा सिर्फ एक व्यक्ति की पार्टी और एक व्यक्ति के डिसीजन पे चलती है, उस समय आंतरिक लोकतंत्र की कमी है या आंतरिक सहमति कम बनती है। तो यह कारण भी हो सकता है कि बसपा धीरे धीरे क्योंकि जब एक व्यक्ति पर ही निर्भर रहेगी तो व्यक्ति कब कमजोर है कब मजबूत है, तो जिस उसकी कमजोरी के साथ साथ पार्टी भी कमजोर होती जाती है। तो यह जो स्थिति देखने को मिल रही है लगातार, वह यही है कि बसपा की धरातल पर स्थिति कमजोर होते हुए जो दलित वोट बैंक था वह सपा की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी इंडी गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। उसका विश्वास पीडीए फार्मूले पर बढ़ रहा है। तो यह कुछ स्थिति है बहुजन समाज पार्टी की जो वर्तमान समय में दिखाई दे रही है। तो यह कुछ अपडेट थी और यही कारण है कि इससे संबंधित जो बहुत सी जो स्टेटमेंट आ रहे हैं कि पार्टी की क्या स्थिति है, पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती का स्वास्थ्य कैसा है और बसपा को लेकर कैसी कैसी अफवाहें अन्य पार्टियों की तरफ से उड़ाई जा रही हैं कि बसपा का विलय हो जाएगा, या बसपा सुप्रीमो मायावती को राष्ट्रपति बनने का मौका मिलेगा। तो इन सब अफवाहों को लेकर कहीं ना कहीं यह तभी हो रहा है जब जमीन पर बसपा की स्थिति कमजोर दिख रही है। तो यह कुछ अपडेट या कुछ चर्चा थी जो बसपा के वोट बैंक का सपा की तरफ जो शिफ्टिंग हो रही है उससे संबंधित थी। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल पर हमारा अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आते रहेंगे कुछ ऐसी टिप्पणी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।